कर दी। तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिल चुके हैं और हमने जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रीकैप की। रीकैप का मतलब जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, और वो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था ये आपको अच्छे से पता है। हमने पढ़ा था वर्गीकरण तंत्र। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे वर्गीकरण तंत्र। और वर्गीकरण तंत्र में मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक पद्धति पर सबसे पहला वर्गीकरण तंत्र किया था अरस्तु ने, माने एरिस्टोटल ने। लेकिन अरस्तु का जो वर्गीकरण तंत्र था वो कुछ ही लक्षणों पर आधारित था, इसलिए वो मान्य नहीं था। फिर उसके बाद आए कैरोलस लीनियस, और कैरोलस लीनियस ने दिया था द्विजगत वर्गीकरण तंत्र। कैरोलस लीनियस ने दिया था आपका द्विजगत वर्गीकरण तंत्र। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो वेरी गुड। दिलखुश, ब्यूटी, प्रमोद, गुड मॉर्निंग। विकास, वेरी गुड। आज टाइम पर बच्चे सारे ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड। तो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये कल की क्लास में हमने पढ़ा है, द्विजगत वर्गीकरण तंत्र, जिसमें इन्होंने दो जगत बताए थे, पादप और प्राणी या जंतु जगत। फिर इनके बाद आए थे आपके अर्नेस्ट हेकल, जिन्होंने त्रिजगत वर्गीकरण तंत्र दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने एक नई जगत की खोज की थी, जो था प्रोटिस्टा। फिर आए थे कोपलैंड, जिन्होंने 4 जगत वर्गीकरण तंत्र दिया था, और उसमें उन्होंने एक नया जगत बताया जीवाणुओं का, और जिसको उन्होंने बोला मोनेरा। फिर आए RH विटेकर, और उन्होंने दिया था, एक मिनट लिखकर बता देता हूं, RH विटेकर, और RH विटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण तंत्र। और इनके 5 जगतों में कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। फिर अभी जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है आपका 6 जगत वर्गीकरण तंत्र। और 6 जगत वर्गीकरण तंत्र दिया था कार्ल वूस ने, ये मैंने आपको बताया था, कार्ल वूस। और इन्होंने ही जीवन के 3 डोमेन्स बताए थे, आर्की पहला, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकैरिया। तो कार्ल वूस की जो ये 6 जगत वर्गीकरण तंत्र था, ये किसकी श्रृंखला पर आधारित था? ये आधारित था 16S rRNA जीन्स की श्रृंखला पर। ये बातें कुछ हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमें आज जो पढ़ना है वो क्या टॉपिक्स हैं? सबसे पहला है मोनेरा जगत और मोनेरा के लक्षण। तो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं RH विटेकर का मोनेरा, ठीक है बच्चों। मैं देख पा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, सब गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं बच्चों। कुछ सब्जेक्ट का भी तो क्वेश्चन पूछ लिया करो। तो चलिए, तो ये है आपका क्या? ये है मोनेरा जगत, मोनेरा के लक्षण। फिर हमें पढ़ना है जीवाणुओं की आकृतियां। जीवाणुओं की 4 आकृतियां होती हैं। फिर जीवाणुओं के जीवन वृत्तांत, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है श्वसन। फिर हमें पढ़ना है जीवाणुओं में पोषण, और अंत में जीवाणुओं में जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन
और लैंगिक जनन तो वास्तविक तो होता नहीं है जीवाणुओं में, लेकिन आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना मोनेरा जगत। मोनेरा जगत माने किंगडम मोनेरा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, इस जगत के सभी जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जीवाणुओं जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत सभी जीवाणु होते हैं। इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, सारे जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें, इस जगत में जो सभी जीव होते हैं, सबसे ऊपर नाम आ रहा है विकास का। विकास कैसे जीव होते हैं? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो इसमें जो जीव होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होती हैं? केंद्रक तो होता ही नहीं है। ठीक, और इसके जो सभी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्मजीवी, माइक्रोस्कोपिक, जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माने माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। वेरी गुड गरिमा, प्रोकैरियोटिक। विकास प्रोकैरियोटिक, वेरी गुड बेटा। तो ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, या जैसे जीवाणु हर जगह होते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर खेल रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे, उसमें ढेर सारे मुट्ठी भर मिट्टी उठाएंगे, ढेर सारे जीवाणु होंगे। कूलर के पानी में जीवाणु होंगे, हवा में जीवाणु हैं, जल में जीवाणु हैं, गहरे समुद्रों में जीवाणु हैं। तो ये जीवाणु हर जगह उपस्थित है। ऐसे आवासों में भी पाए जाते हैं जहां पर और अन्य जीव नहीं पाए जाते। तो इनके आवास के बारे में आपका क्या कहना है? इनके आवास जो हैं वो हो सकती है मिट्टी, जल, वायु। तो जब सभी जगह हैं तो ये वितरण में कैसे हैं? हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वितरण में सार्वत्रिक हैं, मतलब सभी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है हम खाने को गर्म क्यों करते हैं? हम दूध को क्यों उबालते हैं? ताकि उसमें उपस्थित जीवाणु और जो विषाणु है वो सब मर जाएं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये पाए जा सकते हैं विषम और प्रतिकूल आवासों में भी। विषम व प्रतिकूल आवासों में भी। जैसे जल्दी बताइए। विषम माने जहां पर और कोई जीवन ना हो, या वहां पर बड़ी कठोर प्रावस्थाएं हो, या तो बहुत ज़्यादा तापमान हो या बहुत कम तापमान हो। जैसे आपके रेगिस्तान, उनको आप क्या कहते हैं? मरुस्थल। जैसे मरुस्थल, जैसे गर्म पानी के झरने। ठीक है, गर्म पानी के झरने होते हैं ना, जिनको हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं। तो और ये कहाँ पाए जा सकते हैं? बर्फ में।
ठीक है, जैसे हिम नदियों में, हिम के पर्वतों में, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनमें। और कहाँ पाए जा सकते हैं? ये पाए जा सकते हैं, जल्दी बोलिए, गहरे समुद्रों में। इन सभी स्थानों पर जो अवस्थाएं होती हैं वो बहुत प्रतिकूल होती हैं। वेरी गुड दिलकुश। हॉट वाटर, विकास, गर्म पानी के झरने। बच्चों बाकी सब भी जवाब दो, बोलना शुरू करो और पढ़ना शुरू करो अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर अन्य जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जीवाणु तो ऐसे हैं जो अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। अगर शरीर के ऊपर रहते हैं तो इन्हें कहते हैं बाह्य परजीवी, और अगर हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे आंतों में रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंतः परजीवी, माने एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। तो ये मैं यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, अनेक जीवाणु अन्य जीवों की काया पर, अन्य जीवों की काया पर या काया के अंदर, दोनों तरीके के हो सकते हैं, परजीवियों की भांति रह सकते हैं। और परजीवियों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो ये है आपका मोनेरा जगत का परिचय, इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जीवाणुओं की चार प्रमुख आकृतियां। माने शेप्स। जीवाणुओं की चार प्रमुख आकृतियां कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो आकृति है वो है गोलाकार, ठीक है। तो नंबर 1, गोलाकार। बेटा गोलाकार को अंग्रेजी में कहते हैं कोकस, और इसका बहुवचन होता है कोकाई। कोकाई, ठीक है। अच्छा, ये गोलाकार होते हैं, माने ये कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं। ये वैसे अकेले भी रह सकते हैं, ये जोड़ों में भी होते हैं, ये ऐसे श्रृंखला रूप में भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके से ये पाए जाते हैं। नंबर 2 है आपका छड़ाकार, ठीक है। छड़ाकार नंबर 2, छड़ाकार, या इसको दंडाकार भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बैसिलस। और इसका बहुवचन आपको लिखना हो तो ये क्या होता है? बैसिलाई। क्या होता है? बैसिलाई। समझ में आया? और ये कैसे होते हैं? छड़नुमा होते हैं। या तो होंगे इस तरीके से, इस तरीके से, या होंगे इस तरीके से। और अगर इस तरीके के होते हैं
तो इनके अंदर एक संरचना आपको दिखाई पड़ती है इस तरीके की। हर छड़ाकार जीवाणु में एक ही ये दिखाई देता है और इसको हम कहते हैं अंतः बीजाणु। क्या कहते हैं बेटा? अंतः बीजाणु। ठीक, छड़ाकार, ठीक है, कौमाकार, वेरी गुड। तो अंतः बीजाणु में हम लिख रहे हैं यहां पर एंडोस्पोर। ठीक, तीसरी जो आकृति है, जो इंपॉर्टेंट तीसरी आकृति है, वो है क्या? कॉमा आकृति। कॉमा, जैसे हम कॉमा बनाते हैं, नंबर 3, कॉमा आकृति। और कॉमा आकृति को हम क्या कहते हैं? विब्रियो। ये होती हैं इस तरीके की। हम कॉमा भी तो ऐसे ही बनाते हैं, अर्धविराम जिसे कहते हैं। तो ये है कॉमा आकृति का। इसका एक उदाहरण आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा हमारे अंदर हैजा उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर है नंबर 4 पर, जिसे हम कहते हैं सर्पीलाकार। क्या कहते हैं? सर्पीलाकार या स्पाइरेलम। ये सर्पिल होते हैं, सांप की भांति होते हैं। ये कैसे होते हैं? सांप की भांति, इस तरीके से। और इसमें कशाभिकाएं हो सकती हैं, या तो एक छोर पर एक हो सकती है, या एक छोर पर गुच्छा हो सकता है, या दोनों छोर पर गुच्छा हो सकता है, या दोनों छोर पर एक एक कशाभिका हो सकती है। तो ये है सर्पिलाकार। तो ये 4 प्रमुख आकृतियां हैं किसकी? जीवाणुओं की। कौन कौन सी? कोकस माने गोलाकार, बहुवचन कोकाई। बैसिलस माने छड़ाकार, है ना, छड़ाकार, और माने बैसिलाई बहुवचन। कॉमा आकृति माने विब्रियो, और सर्पिलाकार मतलब ये स्पाइरल या स्पाइरेलम। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीवाणुओं की उपापचयी गतिविधियों की। जीवाणुओं की उपापचयी गतिविधियां। माने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरियाज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरियाज, ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए कि जो जीवाणु होते हैं इनकी संरचना बहुत सरल होती है, क्योंकि ना ही इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, ना ही इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ये वाली जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहती है कि जीवाणुओं की संरचना अत्यंत सरल होती है।
की संरचना अत्यंत सरल होती है, परंतु इनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो अत्यंत जटिल होता है। परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। व्यवहार बहुत जटिल होता है क्योंकि ये श्वसन भी कर सकते हैं, ये पोषण भी करते हैं, मतलब पाचन भी करते हैं, ये जनन भी करते हैं, मतलब सारे काम तो करते हैं। ठीक है, तो इनकी उपापचयी गतिविधियों में इनकी उपापचयी, उपापचयी का मतलब होता है मेटाबॉलिक, गतिविधियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इनकी अलग अलग गतिविधियां हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल भी बताया था टेबल में कि जो इनका पोषण होता है वो भी सब प्रकार का होता है। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं, और अगर ये परपोषी होते हैं तो ये तीनों तरीके के होते हैं, और अगर ये स्वपोषी होते हैं तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। तो चलते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं के पोषण दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले होते हैं स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु माने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और बेटा दूसरे होते हैं परपोषी जीवाणु। माने हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब स्वपोषी जीवाणु की बात करते हैं। स्वपोषी जीवाणुओं में ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। लेकिन जो परपोषी होते हैं ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए अन्य जीवों पर
निर्भर करते हैं। ज्यादातर जो जीवाणु होते हैं वो परपोषी होते हैं और बहुत थोड़े से होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। तो अधिकांश जीवाणु पोषण की दृष्टि से परपोषी होते हैं और बहुत कम है जो स्वपोषी होते हैं। तो ये जो स्वपोषी जीवाणु हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रकाश स्वपोषी जीवाणु, माने फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे होते हैं रसायन स्वपोषी जीवाणु। माने कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये जो प्रकाश स्वपोषी जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इनके अंदर क्या होता होगा? इनके अंदर पर्णहरित होता है। पर्णहरिम माने क्लोरोफिल। तो ये क्या करते हैं? ये सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण कर ही रहे हैं तो आपको पता है इनको ऊर्जा रूप में क्या चाहिए? सौर ऊर्जा। यहाँ पे मैंने सूरज बना दिया। ठीक है, सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल को यूज करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं, अधिकांश जीवाणु अनॉक्सी माने अनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि बेटा ये अपचयी ऊर्जा के अपचयी क्षमता के रूप में जल का उपयोग नहीं करते। तो इसका एक अपवाद है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण। मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये प्रकाश स्वपोषी जीवाणुओं के मैं आपको उदाहरण लिखता हूं। मैं उदाहरण दो कैटेगरीज में लिखूंगा। अब वो नहीं पूछते हैं लेकिन बाय चांस पूछ लिया तो एक है हरे सल्फर जीवाणु और दूसरे कौन से हैं? बैंगनी सल्फर जीवाणु।
ये तो एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी के उदाहरण हैं हरे नॉन सल्फर, हरे नॉन सल्फर जीवाणु और बैंगनी नॉन सल्फर जीवाणु। मैंने दो कैटेगरीज में लिखे हैं, मैं आपको समझा देता हूं ये, लेकिन ये मैं अलग अलग आपको लिखवाऊंगा नहीं। ये वाले जो पहले हैं इनको कहते हैं प्रकाश अकार्बनिक स्वयपोषी, फोटोलिथोट्रॉप्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन दाता के रूप में अकार्बनिक तत्वों का उपयोग करते हैं। और ये है प्रकाश कार्बनिक स्वयपोषी, माने फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्बनिक तत्वों का उपयोग करते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, वैसे उतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, इतना तक काफ़ी है। अब आते हैं रसायन स्वयपोषी जीवाणु। ये क्या करते हैं, ये रसायनों की सहायता से भोजन संश्लेषित करते हैं। ये रसायनों की सहायता से भोजन का संश्लेषण करते हैं। इन्हें सौर ऊर्जा माने सोलर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। सौर ऊर्जा की आवश्यकता इनको नहीं होती है। समझ में आया? अच्छा, ये रसायन स्वयपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखना या मत लिखना। एक होते हैं रसायन अकार्बनिक स्वयपोषी माने कीमोलिथोट्रॉप, जो अकार्बनिक रसायनों से खाना बनाते हैं, और दूसरे होते हैं रसायन कार्बनिक स्वयपोषी माने कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो मैं यहाँ पर भी जो उदाहरण लिखूंगा वो मैं उदाहरण दो कैटेगरीज में लिख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो उदाहरण की पहली कैटेगरी है उसमें मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन जीवाणु। जब मैं नाइट्रोजन चक्र पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, इसके उदाहरण होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, आप चाहें तो लिख लीजिए। दूसरा है हाइड्रोजन जीवाणु, और इसके सामने आप उदाहरण लिख लीजिए हाइड्रोजन जीवाणु का, हाइड्रोजीनोमोनास। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजीनोमोनास। नंबर 3 है सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु के उदाहरण हैं क्या? बैगियाटोआ और थायोथ्रिक्स, आप लिख सकते हैं। और चौथा है आयरन जीवाणु, और आयरन जीवाणु का एक उदाहरण है फेरोबैसिलस। क्या? फेरोबैसिलस। आपको पता है ना बच्चों, जब भी फेरस और फेरिक आता है तो ये आयरन के आयंस हैं, है ना, तो इसका फेरोबैसिलस। दूसरी श्रेणी जो है उसका उदाहरण है मीथेन जीवाणु। ये है पहली कैटेगरी ए, कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में है मीथेन जीवाणु, और इसका मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं मीथेनोमोनास। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ कौन सा पोषण हुआ है?
ये हुआ है स्वपोषी जीवाणु। अभी बचते हैं परपोषी जीवाणु, और ये परपोषी जीवाणु वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, बल्कि अपना जो भोजन है वो दूसरे जीवों पर उनकी मतलब दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, या तो मृत जीवों से या जीवित जीवों से। तो अब मैं दोबारा से आपको बताऊंगा परपोषी जीवाणु। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ये स्वयं खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं। ये परपोषी जीवाणु भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहले हैं परजीवी। परजीवी, इसको आप कहते हैं पैरासिटिक। दूसरे हैं मृतोपजीवी या मृतपोषी। माने सेप्रोबिक। और जो तीसरे हैं वो हैं सहजीवी। माने सिम्बायोटिक। अब परजीवी क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरी जीव की काया के ऊपर या अंदर रहकर वहां से पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये पोषद, पोषद माने होस्ट नामक अन्य जीव की काया के ऊपर या अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करते हैं। कर लिया पोषण प्राप्त, और ये और भी क्या कर सकते हैं? ये पोषदों में संक्रामक रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमें टाइफॉइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। तो इसके मैं उदाहरण लिख देता हूं। इसके उदाहरण हैं विब्रियो कॉलरी, ये हमारे अंदर कॉलरा हैजा उत्पन्न करता है। दूसरा मैंने लिख दिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ये हमारे अंदर टिटनस रोग उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत सारे हैं, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी आदि। ठीक है, तो ये क्या है? परजीवी हैं। दूसरे हैं मृतोपजीवी या मृतजीवी। ये क्या करते हैं? ये सड़े गले मृत कार्बनिक तत्वों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये सड़े गले मृत कार्बनिक तत्वों से पोषण प्राप्त करते हैं।
कर लिया बेटा पोषण प्राप्त। अब जो मैं बोल रहा हूं पहले आप समझ लो, फिर अपनी भाषा में लिख लेना। जैसे कोई जंगल में कोई हिरन मर गया, तो ये मरी हुई डेड बॉडी पर, मृत काया पर चले जाते हैं और उस शरीर के ऊपर क्या करते हैं, अपने पाचक एंजाइम्स स्रावित करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम्स उस मृत शरीर को बिल्कुल पाचन कर देते हैं, फिर उस पचित कार्बनिक तत्वों को ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इनकी पोषण विधि को अवशोषी विधि भी कहते हैं। अवशोषी माने एब्जॉर्प्टिव विधि भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी जानवर पौधे मरते हैं उनके शरीर को सड़ा गला देते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अपमार्जक, अतः इन्हें प्राकृतिक अपमार्जक भी, प्राकृतिक अपमार्जक मतलब नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। इसका एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब तीसरे आते हैं सहजीवी। बेटा सहजीवी क्या है, सहजीविता दो अलग अलग जातियों के बीच में एक संबंध है जिसमें दोनों जाति एक साथ रहती हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये किसी अन्य जीव से पोषण प्राप्त करते हैं व उसे कोई अन्य लाभ प्रदान करते हैं, मतलब बदले में उसे कुछ अच्छा करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं, लाभ देते हैं। परजीवियों की तरह नहीं है कि रोग दे देंगे, नुकसान कर देंगे, नहीं। इसके उदाहरण नंबर 1, राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है, किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, लेग्यूमी पादपों की मूल गुलिकाओं में ये रहता है। उन गुलिकाओं से पोषण तो प्राप्त करता है, लेकिन बदले में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये था आपका जीवाणुओं में पोषण। ठीक है, कैसा कैसा होता है एक बार फिर देख लो, स्वपोषी होता है और कैसा होता है, परपोषी। स्वपोषी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन परपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये चार्ट आपकी कॉपीज में बना होना चाहिए। मैं किसी भी दिन आपको किसी को फ़ोन कर दूंगा और बोलूँगा कि मुझे अपनी कॉपी की फ़ोटो खींचकर भेजो। ठीक है, सब मुझे लाइन से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी कॉपी वेल मेंटेन रखना। ठीक, चलिए, और मेरी कॉपी नई बनानी है, ऐसा नहीं कि पुरानी कहीं और की कॉपी में चीज़ें जोड़े जा रहे हो, बस यही बनानी है और इतना ही पढ़ना है
और आपको कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मोनेरा जगत के लक्षण पढ़ लिए हैं, हमने जीवाणुओं की आकृतियां पढ़ ली हैं और पोषण पढ़ लिया है। अब बचता है जीवाणुओं में श्वसन। क्या बचता है? जीवाणुओं में श्वसन। चलिए देखते हैं। जीवाणुओं में श्वसन माने रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियास। बेटा हम हैं यूकैरियोट्स, हमारे अंदर श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है यहां पर जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। इसलिए श्वसन स्थल क्या होता है? अतः श्वसन स्थल, भाई कोशिका द्रव्य में तो यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें भी होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय ये कहां पर होता है? ये होता है कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन, जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। अब एक बात ध्यान रखना, जीवाणुओं में श्वसन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो जीवाणुओं में श्वसन के प्रकार दो तरह के जीवाणु होते हैं। एक वो होते हैं जो वायवीय जीवाणु होते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो करते हैं, और दूसरे होते हैं अवायवीय। तो यहां पर मैंने लिखा वायवीय जीवाणु। माने एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरे हैं अनएरोबिक। ठीक है, क्या है? अनएरोबिक। अब वायवीय जो जीवाणु होते हैं, बस मैं सिंपली यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, और जो अवायवीय होते हैं ये प्रायः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। हाँ या ना? तो ये जो वायवीय जीवाणु हैं ये फिर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले होते हैं अविकल्पी वायवीय। तो नंबर 1 अविकल्पी वायवीय। दूसरा है विकल्पी अवायवीय।
अविकल्पी वायवीय को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स और विकल्पी अवायवीय को हम कहते हैं फैकल्टेटिव अनएरोब्स। ये मैं आपको समझाऊंगा, परिभाषा आप खुद से बनाएंगे। देखो, अविकल्पी मतलब जिनके पास कोई दूसरा विकल्प हो ही ना, तो ये केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हुई तो ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण मैं लिख रहा हूं, ये उदाहरण आप याद रखिएगा। सबसे पहले है एज़ोटोबैक्टर। क्या है बच्चों? एज़ोटोबैक्टर। आप लोग कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा है बैसिलस सबटिलिस। क्या है? बैसिलस सबटिलिस। और तीसरा मैं लिख देता हूं, याद करना हो याद कर लेना, वो है आपका क्या? माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, विकल्पी अवायवीय क्या होते हैं? ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तब भी श्वसन कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। इनके पास विकल्प है अवायवीय बनने का। ठीक है, श्वसन कर सकते हैं। उदाहरण बोलिए। इसके उदाहरण हैं हेलोफाइल, हेलोफाइल्स। ठीक है, फिर स्यूडोमोनास और एरोबैक्टर। अब बेटा अगला जो है वो क्या है? वो है अवायवीय। अवायवीय भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले अविकल्पी अवायवीय और दूसरा विकल्पी वायवीय। अविकल्पी अवायवीय का मतलब होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स और विकल्पी वायवीय का मतलब होता है फैकल्टेटिव एरोब्स। अविकल्पी अवायवीय माने जिनके पास विकल्प ही ना हो, दूसरा विकल्प ही ना हो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे?
ये केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन हमने इनको दे दी तो ये मर जाएंगे। इसका क्या उदाहरण है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। लेकिन ये विकल्पी वायवीय, वैसे तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन दे देंगे तब भी ये श्वसन कर पाएंगे। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन कर पाते हैं। इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है रोडोमाइक्रोबियम। तो ये है टेबल जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए बच्चों। प्रमोद, पायलेश, अरविंद, ब्यूटी रॉय, प्रिया, चलिए कोई डाउट्स हो? विकास, दिलखुश, सौरभ, नहीं कोई डाउट नहीं आ रहा है तो ये बनाइए इतने। फिर हम बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर। बना लिया बच्चों? मुझे जवाब दो, ये चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूं बेटा आपका। मैं इंतज़ार कर रहा हूं, जल्दी करिए। सर माइकोप्लाज्मा किस में आएगा? विकास ने पूछा है। बेटा माइकोप्लाज्मा आपका मोनेरा में ही आता है। ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ा दूंगा तब। ये जीवाणु ही जैसे जीव होते हैं, बस उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो अब क्या बचा है आपका, ये देख लेते हैं। हमारा यहाँ श्वसन भी हो गया, पोषण भी हो गया। अब हमारा आखिरी टॉपिक है जीवाणुओं में जनन। क्या है? जीवाणुओं में जनन। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। अब ये जनन जो होता है ये 3 तरीके से होता है। नंबर पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं, कायिक जनन। कायिक जनन माने वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन। ये किस विधि के द्वारा होता है? ये होता है कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, कोशिका विभाजन माने सेल डिवीजन द्वारा, जिसकी प्रमुख विधि क्या है? जिसकी प्रमुख विधि है द्विविभाजन। इसकी प्रमुख विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा बता देता हूं। इसमें सबसे पहले मैंने बनाया है ये जीवाणु, और इस जीवाणु में बाहर की तरफ है कोशिका भित्ति, और ये है इसका डीएनए। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया है मात्र कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका बड़ी होती है और कोशिका लंबी हो गई है, और कोशिका में जो डीएनए है वो टूटने लग गया है। ठीक है, तो एक और एक, ये दो, डीएनए टूट गया है। डीएनए के टूटने को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं के। अब क्या होता है, ये मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ। ये था हमारा डीएनए, ये बाहर वाली है कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली है कोशिका झिल्ली। ठीक, अब कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा? अब इसमें एक खांच उत्पन्न होगी। ये है खांच या संकीर्णन, कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा। इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। माने सी के, साइटोकाइनेसिस। और ये ऐसे बीच में से टूट जाएगा और हमें मिल जाएंगी क्या मिल जाएंगी? हमें मिल जाएंगी दो पुत्री कोशिकाएं। दो पुत्री कोशिकाएं। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये है हमारा कोशिका विभाजन के द्वारा कायिक जनन, जो कि अनुकूल अवस्थाओं में होता है।
लेकिन कभी कभी प्रतिकूल अवस्थाओं में या विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। तो वो था कायिक जनन। नंबर 2 है अलैंगिक जनन, माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कब होता है, ये होता है विपरीत परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बीजाणु बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। वैसे जीवाणुओं में अनेक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अनेक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के बीजाणु होते हैं वो कौन से हैं, वो हैं अंतः बीजाणु। कौन से हैं, अंतः बीजाणु, माने एंडोस्पोर। महत्वपूर्ण प्रकार के बीजाणु। अंतः बीजाणु माने एंडोस्पोर्स। अब जो मैं बोलूंगा आप लिख लेंगे अपने आप। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इसकी। ये जो अंतः बीजाणु होते हैं ये बहुत मोटी भित्ति युक्त होते हैं। जैसे और इसके अंदर मैंने भित्ति मोटी बना दी। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया अत्यंत मोटी भित्ति युक्त। और ये है क्या, ये है अंतः बीजाणु। ये इसका कोशिका द्रव्य है। और मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैं बोल के बता रहा हूं। ये प्रतिकूल अवस्था में बनते हैं, ये आपको पता है। ये उच्च तापमान को सहने की क्षमता भी रखते हैं और विषैले रसायनों के भी प्रति प्रतिरोधक होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता के कारण क्या होता है, मोटी कोशिका भित्ति। यहां पर लिख रहा हूं, इनके प्रतिरोधक होने के कारण नंबर 1 मोटी
कोशिका भित्ति, मोटी कोशिका भित्ति। दूसरा, जल की कम मात्रा, जल की कम मात्रा, ठीक है, जल की कम मात्रा। और नंबर 3, डिपिकोलिनिक एसिड की उपस्थिति, डिपिकोलिनिक अम्ल की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बात याद रखना कि एक जीवाणु में, ये पूरा जीवाणु है छड़ रूपी, एक ही अंत्य बीजाणु पाया जाता है। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये यहां से दिख रहा है। और ये केवल छड़ाकार जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं। और ये, इसके मैं 2 उदाहरण लिख देता हूं, ये कौन कौन से जीवाणुओं में पाए जाते हैं। पहला है बैसिलस एंथ्रेसिस, और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये केवल 2 ही जीवाणु में पाया जाता है, दोनों के मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका अलैंगिक जनन। अब जीवाणुओं में वैसे तो लैंगिक जनन वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम टॉपिक तो वही लिखेंगे, नंबर 3, लैंगिक जनन। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, एफ प्लाज्मिड। तो इसमें क्या होता है, एक ये जीवाणु प्रभेद है जिसके पास ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए है। एक मिनट, तो ये है एफ कारक। तो जिस जीवाणु के पास एफ कारक होता है उसको कहते हैं एफ प्लस प्रभेद, या इसे कहते हैं नर, मेल, या इसे कहते हैं दाता या डोनर। दूसरा प्रभेद होता है ये, जिसके पास एफ कारक नहीं है, तो इसको कहते हैं एफ माइनस प्रभेद, या फिर इसे कहते हैं मादा, या इसे कहते हैं ग्राही, माने रेसिपिएंट। तो ऐसे में इसमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन एफ कारक का स्थानांतरण एफ प्लस प्रभेद से एफ माइनस प्रभेद में
हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन, माने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। या इसका एक और नाम है परालैंगिक संकरण। माने पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। या मीरोमिक्सिस। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन की, ये मतलब वास्तविक तो नहीं है, आभासी लैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें लिंग गुणसूत्र या लिंग डीएनए भाग नहीं ले रहा है, अतिरिक्त प्लाज्मिड भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये अब है आनुवांशिक पुनर्योजन की 3 विधियां। आनुवांशिक पुनर्योजन की 3 विधियां। तो सबसे पहली जो विधि है वो है रूपांतरण। ये सब आपके कोर्स में है और ये डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? आणविक आधार वाले चैप्टर में। मैं बस खाली यहाँ पर वो दे रहा हूँ। ये है एक जीवाणु जिसमें F प्लाज्मिड है, माने ये F+ है। ये दूसरा है, इसमें F कारक नहीं है, तो ये F- है। तो ये 3 विधियों से ये वाला जो डीएनए है वो उसमें चला जाएगा। और वो 3 विधियां क्या हैं? सबसे पहली है रूपांतरण, माने ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी विधि क्या है? पारक्रमण, माने ट्रांसडक्शन। और तीसरी विधि क्या है? संयुग्मन, माने कॉन्जुगेशन। रूपांतरण में क्या होता है? अगर ये जीवाणु जल में है या वायु में है, तो जल से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में सिर्फ माध्यम के द्वारा किसमें होता है? रूपांतरण में। माध्यम माने जल या वायु द्वारा नग्न डीएनए का स्थानांतरण। ये प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप मुझे बताओगे? चूहे वाला, याद है? किसने किया था? ग्रिफिथ ने।
ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस निमोनी जीवाणुओं में किया था 1928 में। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और इसको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किसने किया था? इसको सिद्ध किया था किसने? बोलिए, अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने 1933 से 1944 में। अब पारक्रमण में क्या होता है? पारक्रमण में इसके ऊपर एक जीवाणु भोजी आकर बैठता है। याद आ गया? ये भी आपने 12वीं के उसमें पढ़ा है। और ये इससे उठाकर इसमें डाल देता है। तो ये क्या है? जीवाणु भोजी माने वायरस, एक प्रकार का विषाणु है जो जीवाणुओं पे आक्रमण करता है, द्वारा नग्न डीएनए का स्थानांतरण। ये भी प्रयोग आपने 12वीं में पढ़ा है। आप चाहें तो इसका सन लिख सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हर्शे और चेज ने, इकोलाई जीवाणु में। लेकिन इसको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया था जिंडर और लीडरबर्ग ने, साल्मोनीला टाइफीमूरियम जीवाणु में। तो ये पारक्रमण हो गया। संयुग्मन में क्या होता है? संयुग्मन में दोनों जीवाणुओं के बीच में एक सेतु बनता है या नलिका बनती है इस प्रकार की। और इस नलिका को हम कहते हैं संयुग्मन नलिका। माने कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस नलिका के द्वारा क्या होता है? ये वाला जो डीएनए है ये इसमें चला जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं संयुग्मन नलिका द्वारा नग्न डीएनए का स्थानांतरण। इसे कहते हैं संयुग्मन। और इसकी खोज की थी लीडरबर्ग और टेटम ने ई कोलाई जीवाणु में। ठीक है बच्चों, तो आज आप देखो हमने जितना सोचा था उतना हमने आराम से पढ़ लिया। हमने मोनेरा जगत और उसके लक्षण पढ़ लिए, जीवाणुओं की आकृतियां पढ़ ली, जीवाणुओं के जीवन वृत्तांत में श्वसन पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया, और जीवाणुओं में जनन पढ़ लिया। अलैंगिक जनन, लैंगिक, और ये पुनर्योजन कहते हैं इसको। ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन। तो ये अब हम सब पढ़ चुके हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें, वो अभी सॉल्व कर लेते हैं। और क्लास के बाद मैंने एक डीएसए है वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए, प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवाणु किस प्रकार जनन करते हैं? द्विविभाजन द्वारा? नहीं, ये तो अनुकूल अवस्थाओं में करते हैं। खंडन द्वारा? नहीं, खंडन करते हैं तंतुमय शैवाल और कवक और कुछ तंतुमय जीवाणु जैसे नॉस्टॉक। बीजाणु जनन द्वारा? ये बिल्कुल सही जवाब है। यह भी मैंने आपको बताया है, प्रतिकूल अवस्थाओं में बीजाणु जनन से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बीजाणु होते हैं अंतः बीजाणु। और डीएनए के पुरातन स्थानांतरण, पुरातन स्थानांतरण क्या है? आनुवांशिक पुनर्योजन, जो कितनी विधियों से होता है? 3 विधियों से, रूपांतरण, पारक्रमण और संयुग्मन। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की एक क्लास खत्म होती है। कल मिलेंगे। कल हमें आर्कीबैक्टीरिया पढ़ना है, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे। और डेली का डेली पढ़ें। 10 मिनट ब्रेक के बाद आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू होने जा रही है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे कल। तब तक